क्या हो अगर मैं कहूँ कि जो हम अक्सर ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे बेवजह पैर हिलाते रहते ना। अच्छा। हाँ, और या फिर जो मंगलवार के दिन नमक ना खाने की एक बहुत पुरानी सी परंपरा है हमारे घरों में, वो कोई धार्मिक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक बेहद प्राचीन और एकदम सटीक डिटॉक्स फॉर्मूला है। हाँ, मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है किसी को भी, लेकिन अगर हम शरीर को देखने का जो हमारा नजरिया है ना, उसे थोड़ा बदल दें तो ये सारी बातें विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। सही बात है। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम ठीक यही करने वाले हैं। संत समीर जी की एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा, और इसी के आधार पर हम स्वास्थ्य और मानव शरीर को समझने के इस पूरे ढांचे को आज डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मिशन है ना, वो सिर्फ कोई घरेलू नुस्खों की लिस्ट थमाना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी इंटरनेट पे पढ़ सकता है। वही तो, बल्कि हमें ये समझना है कि हम अक्सर बीमारियों को एक बाहरी दुश्मन मान लेते हैं, जैसे कोई हमलावर शरीर के किले को तोड़ना चाहता है और हमें बस उससे लड़ने के लिए भारी भरकम हथियारों की जरूरत है। लेकिन ये जो स्रोत है ना, ये पूरा नजरिया ही पलट देता है। मतलब क्या बीमारी सच में कोई दुश्मन है या फिर वो शरीर के किले में बजने वाला एक अलार्म सिस्टम है। ये अलार्म सिस्टम वाली बात बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे। मतलब अमूमन होता ये है कि जब शरीर का अलार्म बजता है तो हम बस उस अलार्म को ही तोड़ने या चुप कराने की कोशिश में लग जाते हैं। बिल्कुल। जैसे सिर दर्द हुआ तो झट से दर्द की गोली खा ली, अलार्म बंद। हाँ, अलार्म बंद। लेकिन किसी ने ये देखने की जहमत ही नहीं उठाई कि आखिर किले में आग लगी कहाँ है। सही कहा। और ये स्रोत हमें यही सिखाता है कि बीमारी का इलाज करने से कहीं बेहतर है शरीर की भाषा को समझना, ताकि बीमारी के पनपने की नौबत ही ना आए। और ये भाषा यानी शरीर का ये मास्टर कोड समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले उस इंसान की कहानी समझनी होगी जिसने असल में इसे डिकोड किया। हाँ, लेखक की अपनी कहानी। बिल्कुल, क्योंकि उनकी अपनी कहानी किसी मेडिकल थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब बचपन से ही उनका जीवन भयंकर बीमारियों से घिरा रहा। 18 या 20 साल की उम्र तक आते आते तो डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था कि इनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। बाप रे, मतलब उनका शुरुआती जीवन अकल्पनीय शारीरिक कष्टों से भरा था। हाँ, मैंने पढ़ा है कि बचपन में उन्हें कई कुत्तों ने एक साथ काट लिया था। अब उस जमाने में सही जानकारी तो थी नहीं, तो उसके अभाव में गलत इलाज हुआ। कुछ झाड़ फूक का सहारा भी लिया गया। हाँ, वो तो होता ही था पहले। बिल्कुल। और जब स्थिति पूरी तरह हाथ से निकलने लगी तो अंधाधुंध अंग्रेजी दवाओं यानी एलोपैथी का सहारा लिया गया, और उन हैवी डोज वाली दवाओं ने उनके शरीर के अंदरूनी अंगों पर कहर बरपा दिया था। उनके फेफड़े, यकृत यानी लिवर और गुर्दे लगभग काम करना बंद कर चुके थे। सच में ये बहुत खौफनाक है। और इतना ही नहीं, उन्हें बहुत कम उम्र में डायबिटीज हो गई थी और आंखों की रोशनी जाने का भी गंभीर खतरा पैदा हो गया था। अरे बाप रे। जरा सोचिए, मतलब एक 18 साल का युवा जिसे ये बता दिया जाए कि भाई तुम 30 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाओगे, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी उस वक्त? हताशा के अलावा और क्या हो सकता है। वही ना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हताश होकर हार मानने के बजाय अपनी इन बीमारियों की जड़ तक जाने को ही अपने जीवन का मिशन बना लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और इसी संघर्ष से आधुनिक चिकित्सा यानी एलोपैथी पर उनका एक बहुत ही स्पष्ट नजरिया आकार लेता है। बिल्कुल लेता है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि वो नजरिया किसी अंधे विरोध पर आधारित नहीं है। मतलब किताब में स्पष्ट लिखा है कि एलोपैथी विज्ञान पर आधारित है, लेकिन इसमें अवैज्ञानिकता भी छिपी है। कैसे? एक हप्पा दावा है कि आज तक कोई भी ऐसी एलोपैथिक दवा बनी ही नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव ना हो। मतलब दवा एक लक्षण को दबाती जरूर है, लेकिन किसी दूसरे अंग पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उनके खुद के लिवर और किडनी के साथ हुआ था दवाओं की वजह से। बिल्कुल सही पकड़ा। मुझे यहाँ ना एक एनालॉजी समझ आ रही है। क्या हम एलोपैथी को एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले यंत्र की तरह देख सकते हैं? अच्छा, कैसे? मतलब जब घर में भयंकर आग लगी हो, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर ही जान बचाता है। मतलब आपातकाल में ये सबसे बेहतरीन टूल है। हाँ, वो तो है। लेकिन आप फायर एक्सटिंग्विशर से घर की नींव तो नहीं बना सकते ना? अरे वाह, बहुत सही उदाहरण दिया है ना? हाँ। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा घर
एक ऐसी जीवन शैली बनानी होगी जिसमें आग लगने की गुंजाइश ही ना हो। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब आपातकाल के लिए एलोपैथी बेहतरीन है, लेकिन स्थायी स्वास्थ्य के लिए शायद नहीं। इसीलिए लेखक ने किसी एक पद्धति को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं पाला। उन्होंने एक ऐसा व्यावहारिक एकीकरण तैयार किया जिसमें आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी सबके तत्व शामिल थे। तो इन सब का कोई एक बेस भी तो होगा? हाँ, बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे विज्ञान का जो बेस या आधार है वो है त्रिदोष सिद्धांत। चलिए फिर इस मास्टर कोड को थोड़ा अनपैक करते हैं। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ। अब शोध बताता है कि हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल। और यही तत्व शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ का रूप ले लेते हैं। लेकिन मुझे ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करता है। इसे ऐसे समझते हैं कि ये 3 दोष ना हमारे शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। सबसे पहले वात की बात करते हैं। वात आकाश और वायु से मिलकर बना है। अब वायु का मुख्य स्वभाव क्या है? शायद बहना या गति, मूवमेंट और सूखापन। तो मानव शरीर में जो कुछ भी गतिशील है ना, नाखून का नसों में दौड़ना हो गया, पलकों का झपकना, भोजन का आंतों में खिसकना, यहाँ तक कि जो न्यूरॉन सिग्नल भेजते हैं दिमाग को, वो सब वात के नियंत्रण में है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब वात असंतुलित होता है तो शरीर की गतियों में या तो रुकावट आ जाएगी या वे पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगी। एकदम सही। जब वात बिगड़ता है तो शरीर में सूखापन बढ़ने लगता है, नसें सिकुड़ने लगती हैं। इसीलिए जोड़ों का दर्द, कब्ज, लकवा या ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना, ये सब वात के असंतुलन का सीधा परिणाम है। मतलब जो अंदरूनी गति है ना, वो बाधित हो जाती है। समझ गया। और दूसरा दोष है पित्त, जिसका सीधा संबंध अग्नि यानी आग से है। तो जाहिर सी बात है कि ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास और डाइजेशन को कंट्रोल करता होगा। हाँ, बिल्कुल। पित्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है। वो भट्टी है जो खाने को ऊर्जा में बदलती है। और जब ये अग्नि भड़क जाती है ना, यानी पित्त असंतुलित होता है, तो शरीर में जलन पैदा होती है, जैसे एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी, पेट के अल्सर, पीलिया जैसी बीमारियां इसी बढ़े हुए पित्त का नतीजा है। और क्योंकि ये अग्नि है तो इसका मनोवैज्ञानिक असर क्रोध और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन के रूप में सामने आता है। सही है। और तीसरा है कफ, जो जल और पृथ्वी से बना है। तो ये शरीर को एक तरह का स्ट्रक्चर, भारीपन और नमी देता होगा। बिल्कुल। और इसके बिगड़ने पर आलस्य आना, बहुत ज्यादा नींद आना या सर्दी जुकाम और छाती में बलगम जमने जैसी समस्याएं होती होंगी। एकदम सही पकड़ा। लेकिन स्त्रोत में ना एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है जहां ये बताया गया है कि ये तीनों दोष सिर्फ हमारी शारीरिक बीमारियों को नहीं बल्कि हमारे व्यवहार को भी चलाते हैं। हाँ, वो चोरी वाला उदाहरण है ना। हाँ, वही है। मतलब अगर किसी के सामने कोई चोरी हो जाए तो वात, पित्त और कफ वाले लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये बहुत दिलचस्प है। ये त्रिदोष के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझने का सबसे शानदार तरीका है। मतलब मान लीजिए किसी के सामने अचानक कोई चोरी हो गई। अब जो वात प्रधान व्यक्ति है, जिसके भीतर वायु की चंचलता और आकाश का खालीपन है, वो तुरंत घबरा जाएगा। अच्छा। हाँ, उसका नर्वस सिस्टम तेजी से रिएक्ट करेगा और वो कहेगा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, अब आगे क्या होगा। वो पूरी तरह भय से भर जाएगा। और अगर वो इंसान पित्त प्रधान है तो क्योंकि उसके अंदर अग्नि का तत्व ज्यादा है, तो वो पक्का लड़ने पे उतारू हो जाएगा। बिल्कुल। पित्त प्रधान व्यक्ति का खून एकदम खौलने लगेगा, उसका शरीर तुरंत एड्रेनलिन रिलीज करेगा और वो गुस्से से लाल पीला होके कहेगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मतलब वो आक्रामक हो जाएगा। हाँ, पूरा आक्रामक। और कफ प्रधान व्यक्ति, जिसके अंदर पृथ्वी की स्थिरता और भारीपन है, मुझे लगता है वो शायद अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। कफ प्रधान व्यक्ति बहुत शांत और स्थिर रहता है। वो पूरी घटना को देखेगा और बहुत ठंडे दिमाग से सोचेगा, ऑफ, चलो जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ, अब परेशान होने से क्या फायदा। सच में हैरान करने वाला है। तो मतलब हमारे अंदर के तत्व ही ये तय कर रहे हैं कि हम दुनिया की घटनाओं पर कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ। तो अगर ये त्रिदोष हमारे पूरे अस्तित्व को इतनी गहराई से नियंत्रित करते हैं, तो क्या हमारे पूर्वजों को ये सब पता था?
क्या उन्हें इस विज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में ढाला था? यही तो इस पूरी चर्चा का सबसे आंखें खोलने वाला हिस्सा है। कैसे? जिन पुरानी भारतीय परंपराओं को हम अक्सर महज धार्मिक कर्मकांड या कोई अंधविश्वास मानकर खारिज कर देते हैं ना, उनके पीछे पूरा का पूरा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी निवारक स्वास्थ्य देखभाल का विज्ञान छिपा है। कोई उदाहरण? व्रत और उपवास को ही ले लीजिए। ये सिर्फ भगवान को खुश करने का तरीका नहीं है। ये बॉडी को डिटॉक्स करने और त्रिदोष को बैलेंस करने का बहुत बड़ा टूल है। हाँ, मैंने पढ़ा कि इसमें मंगलवार और शुक्रवार के व्रत का जो विज्ञान समझाया गया है वो सच में बहुत लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। जैसे मंगलवार का व्रत भगवान हनुमान जी के लिए होता है। हाँ। हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है और वायु का सीधा मतलब है वात। अब इस व्रत का सबसे अहम नियम यह है कि पूरे दिन नमक नहीं खाना है। हाँ, नमक मना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक शरीर में वात को बढ़ाता है। तो मतलब मंगलवार का व्रत असल में वात को संतुलित करने की एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। देखा। और इसी तरह शुक्रवार का व्रत संतोषी माता से जुड़ा है। इस व्रत का सबसे कड़ा नियम ये होता है कि खटाई यानी कोई भी खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खानी है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण बहुत गहरा है। खटाई शरीर में पित्त को यानी अग्नि को तुरंत भड़काती है। अब जब पित्त बढ़ता है तो पेट में एसिड बढ़ता है, जिससे शरीर में चिड़चिड़ापन और क्रोध पैदा होता है। अच्छा। और जब तक क्रोध रहेगा तब तक मन में संतोष तो आ ही नहीं सकता। तो खटाई छोड़ने का सीधा मतलब है पित्त को शांत रखना ताकि मन में संतोष पैदा हो सके। अरे वाह, मतलब संतोषी माता का कनेक्शन सीधे गैस्ट्रिक एसिड और पित्त को कंट्रोल करने से है। बिल्कुल। और सिर्फ व्रत ही नहीं, और भी कई परंपराएं हैं। जैसे हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को एक बंद कमरे में रखा जाता है और उनके खाने में बहुत सारा घी शामिल किया जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक पुरानी रूढ़िवादी सोच है। नहीं, इसे शरीर विज्ञान के नजरिए से देखिए। प्रसव यानी डिलीवरी के दौरान महिला के शरीर में बहुत बड़ा और अचानक बदलाव आता है। इस अचानक बदलाव और शरीर से तरल पदार्थों के निकलने के कारण वात यानी वायु का प्रकोप एकदम से चरम पर पहुंच जाता है। अच्छा, वात बढ़ जाता है। हाँ, और वायु का गुण है सूखापन और ठंडक। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया ना तो नसों में दर्द और जोड़ों की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं बाद में। तो वो बंद कमरा शरीर को बाहरी ठंडी हवा से बचाता है और जो घी है वो अंदर से शरीर की खुश्की दूर करके उस बढ़े हुए वात को शांत करता है। क्या बात है। और वो मानसून वाली परंपरा, मतलब जैसी भयंकर गर्मी के बाद पहली बारिश होती है, हर घर में तेल और घी के पकोड़े तलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। मुझे तो लगता था ये बस मौसम का मजा लेने का एक बहाना है हम इंडियंस का। पकोड़े खाने में मजा तो आता ही है, वो तो है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वो क्या? भयंकर गर्मी के बाद जब अचानक बारिश होती है ना और तापमान तेजी से गिरता है तो शरीर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होता। इस अचानक हुए बदलाव से शरीर में वात दोष बहुत तेजी से बिगड़ता है। आपने देखा होगा जोड़ों के दर्द के मरीज अक्सर मौसम बदलने पर ही ज्यादा परेशान होते हैं। हाँ, ये तो मैंने नोटिस किया है। तो ऐसे समय में घी या तेल में तला हुआ गर्म खाना शरीर को उस वात असंतुलन के झटके से बचाता है। कमाल है यार, मतलब बीमारी आने से पहले ही शरीर के अलार्म सिस्टम को एडजस्ट कर देना। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये सारी बातें उस दौर की हैं जब लोग शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, खेतों में या पैदल चलकर। आज हम एक अलग ही दुनिया में हैं, मतलब स्मार्टफोन, एयर कंडीशनर और दिन भर ऑफिस की कुर्सियों पर बैठे रहना। आज के इस आधुनिक युग में त्रिदोष का ये प्राचीन विज्ञान कैसे लागू होता है? हकीकत यह है कि आज के दौर में ही इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये आधुनिक जीवन शैली है ना, ये हमारे वात और पित्त के लिए एक बुरे सपने जैसी है। स्रोत के अनुसार कुर्सियों पर लगातार 8-8 घंटे बैठे रहने से उम्र कम होती है। यह शरीर की स्वाभाविक गति को पूरी तरह बाधित कर देता है। और एक ऐसी आदत है जिस पर लोग ध्यान भी नहीं देते, बैठे बैठे बेवजह पैर हिलाना। हाँ, बहुत लोग करते हैं ये। मतलब बहुत से लोग ऑफिस में काम करते हुए या बस ऐसे ही टीवी देखते हुए लगातार पैर हिलाते रहते हैं। हाँ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में इसे रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम यानी RLS से जोड़कर देखा जाता है, जो एक तरह की एंजाइटी या घबराहट का नतीजा है। और ये दावा किया गया है कि इस आदत से हार्ट अटैक का खतरा दुगना हो जाता है। रुकिए, सिर्फ पैर हिलाने से हार्ट अटैक का खतरा दुगना?
ये थोड़ा डरावना है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म बहुत सीधा सा है। जब कोई व्यक्ति लगातार पैर हिलाता है ना, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो भ्रमित हो जाता है। अच्छा। शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि कोई शारीरिक श्रम हो रहा है या शरीर किसी खतरे से भाग रहा है। इसके कारण एक लगातार चलने वाला लो ग्रेड स्ट्रेस पैदा हो जाता है शरीर में। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन बिना किसी असली शारीरिक मेहनत के बढ़ी रहती है। बाप रे। और सालों तक हृदय पर ये जो अनावश्यक दबाव पड़ता है ना, ये उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। तो जो एंजाइटी हमसे पैर हिलवा रही है, वही एंजाइटी हमें एक और आदत की तरफ धकेलती है, ऑफिस में लगातार चाय या कॉफी पीना। हाँ, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है। बिल्कुल, और वो भी प्लास्टिक के कप में। स्रोत में इस प्लास्टिक और गर्म चाय के कॉम्बिनेशन को बहुत ही खतरनाक बताया गया है। हाँ, क्योंकि चाय या कॉफी वैसे भी पित्त को बढ़ाते हैं, लेकिन जब आप उबलती हुई चाय को प्लास्टिक या डिस्पोजेबल कप में डालते हैं ना, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। होता यह है कि गर्मी के कारण उस कप से जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो पिघलकर सीधा चाय में घुल जाते हैं। हाँ, और इन प्लास्टिक्स में BPA जैसे बहुत हानिकारक रसायन होते हैं। बिल्कुल होते हैं, और ये रसायन एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की तरह काम करते हैं शरीर में। मतलब ये शरीर के हार्मोनल सिस्टम को पूरी तरह गड़बड़ा देते हैं। इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि लंबे समय तक इसका सेवन करने से नपुंसकता यानी इम्पोर्टेंस का अंदेशा काफी बढ़ता है। और अगर बच्चों के शरीर में ये BPA जाता है तो उनमें अस्थमा और बचपन में ही दिल की बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। अगर चाय पीनी ही है तो मुझे लगता है ग्रीन टी बेहतर विकल्प है। हाँ, वो बेहतर है। लेकिन इन सब बीमारियों के बीच ना एक ऐसी समस्या का जिक्र है जिसे सभी रोगों की जड़ बताया गया है, जिस पर लोग खुलकर बात करने से बहुत कतराते हैं, और वो है कब्ज। हाँ, आयुर्वेद का एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर सिद्धांत है कि अगर पेट साफ नहीं है ना, तो सब कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। जब मल शरीर में रुकता है तो वो अंदर ही अंदर सड़ता है और टॉक्सिन्स यानी विष पैदा करता है। ये टॉक्सिन्स खून में मिलकर वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ दूषित कर देते हैं। और इसे ठीक करने के लिए ना हमेशा महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं है। स्रोत में उषा पान का जिक्र है। हाँ, मतलब रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह उठकर खाली पेट पीना। तांबे के गुण पानी में आ जाते हैं जो आंतों की अच्छे से सफाई करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और उपाय बताया गया है, रात में सोते समय हरड़ का चूर्ण लेना। आयुर्वेद में हरड़ की तुलना एक माँ से की गई है, जो कि बहुत दिलचस्प लगा मुझे। हाँ, इसके पीछे का भाव बहुत सुंदर है। मतलब जिस तरह एक माँ बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे के स्वास्थ्य की हमेशा रक्षा करती है ना, वैसे ही हरड़ शरीर में जाकर रुकी हुई गंदगी को बाहर निकालती है और हर तरह के रोगों से शरीर को बचाती है। सबसे बड़ी बात, इसका कोई नुकसान नहीं है। और डाइजेशन को सुधारने का एक और बहुत ही सरल और सटीक नुस्खा है इसमें। भोजन करने से 10-15 मिनट पहले अदरक के छोटे टुकड़ों पर सेंधा नमक लगाकर चबाना। हाँ, ये नुस्खा सीधा पित्त पर काम करता है। ये शरीर की जठराग्नि यानी पाचन की जो आग है उसे तेज कर देता है। जब आग तेज होगी ना, तो खाना पेट में सड़ेगा नहीं, बल्कि पूरी तरह से पचकर ऊर्जा में बदल जाएगा। असल बात ये है कि जब तक हम भोजन की प्रकृति को नहीं समझेंगे, कोई भी सप्लीमेंट या विटामिन की गोली काम ही नहीं करेगी। जैसे आलू का उदाहरण लें। हाँ, आलू की प्रकृति है कि वो शरीर में वात और कफ बढ़ाता है, तो अगर सिर्फ आलू खाएंगे तो गैस और भारीपन होगा ही। बिल्कुल होगा। इसीलिए हमारी जो भारतीय रसोई है उसमें आलू पकाते समय उसमें अदरक, लहसुन या हींग का तड़का लगाना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि ये चीजें वात को शांत करती हैं। यही संतुलन ही तो असली स्वास्थ्य है ना। एकदम सही। जब तक आहार और विहार अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं होगा ना, तब तक इंसान सिर्फ बीमारियों के लक्षणों से लड़ता रहेगा, बीमारी को पैदा होने से कभी रोक नहीं पाएगा। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये सिर्फ किचन के नुस्खों की कोई लिस्ट नहीं है, ये ना खुद को पहचानने का एक मैनुअल है। बिल्कुल। मतलब जब तक कोई व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति को नहीं समझता कि उसका शरीर वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या फिर कफ प्रधान है, तब तक दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस उसे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। शरीर को एक मशीन समझने के बजाय ना उसे प्रकृति का एक हिस्सा समझना होगा।
बीमारियों को एक दुश्मन मानकर बस गोलियों से दबाने की जगह शरीर के उस अलार्म सिस्टम को सुनना सीखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद विज्ञान के कई स्थापित नियमों को सीधे चुनौती देता है। अच्छा, वो क्या? लेखक ने अपक्व आहार यानी बिना पका हुआ भोजन या जिसे हम रॉ फूड कहते हैं, उसके एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा पेश की है। उनका दावा है कि उन्होंने खुद 10 महीने तक सिर्फ कच्चा भोजन करके अपने शरीर पर इसका प्रयोग किया है। ये एक ऐसा विषय है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, क्योंकि आज का हमारा जो पूरा चिकित्सा विज्ञान है, हमारी सारी न्यूट्रिशन थ्योरी, वो पके हुए भोजन को ही आधार मानकर विकसित हुई है। वही तो। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ा संशय होता है। क्या ये कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है? मतलब दावा ये है कि अगर कोई इंसान हिम्मत करके साल 2 साल सिर्फ कच्चे आहार जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज इस पर रह जाए, तो डॉक्टर जिन बीमारियों को लाइलाज कहते हैं वो भी जादुई तरीके से ठीक हो सकती है। मतलब सिर्फ गाजर मूली खाने से गंभीर बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं? देखिए, अगर हम इसके पीछे के विज्ञान और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें ना, तो ये बात काफी लॉजिकल लगती है। कैसे? प्रकृति ने दुनिया के हर जीव जंतु का शरीर कच्चा आहार पचाने के लिए ही डिजाइन किया है। हाँ, जानवर तो पकाते नहीं है। बिल्कुल। आग पर खाना पकाने की ये जो कला है, ये तो इंसानों ने इजाद की है ना। जब हम भोजन को तेज आंच पर पकाते हैं तो उसके सारे प्राकृतिक एंजाइम्स और सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। जबकि कच्चा भोजन शरीर में जाकर सीधे ऊर्जा देता है और शरीर की अपनी हीलिंग पावर को पूरी तरह आजाद कर देता है, जिससे शरीर अपनी मरम्मत खुद ही करने लगता है। बाप रे, ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल दे। बिल्कुल। तो कैसा हो सकता है कि स्वास्थ्य की हमारी सबसे बड़ी समस्या कोई बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या प्रदूषण ना हो, बल्कि हमारी ही रसोई में रखी हुई वो गैस और भोजन को आग पर पकाने की हमारी सदियों पुरानी आदत हो? सोचिएगा जरूर। और अगली बार जब शरीर का अलार्म बजे ना, तो उस अलार्म को गुस्से में तोड़ने के बजाय ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर शरीर के इस खूबसूरत किले में आग लगी कहाँ है।